वीडियो में हम वेब एंड HTTP के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास जो एक वेब है उसमें क्या होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट, जब आप लिखते हैं इमेज लिखते हैं, जब डिफरेंट इमेजेस आती हैं वो हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। और हमने देखा है कि उस HTML फाइल के अंदर डिफरेंट इमेज होती हैं, फाइल होती हैं और ऑडियोज़ वगैरह होती हैं। तो वेब पेज कंसिस्ट ऑफ बेस्ड HTML फाइल और इसके अंदर हमारे डिफरेंट रेफरेंस ऑब्जेक्ट होते हैं। और जो हमारे पास सबसे पहला होता है डब्ल्यू डॉट जो भी नेम होता है .com और .edu, उसको हम बोलते हैं होस्ट नेम। जो उसके आगे वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं पाथ। कि इस वेबसाइट पर जाके आप इस डायरेक्टरी में जाओ और फिर उसके बाद ये वाली GIF खोल दो। उसके बाद अभी हम इसमें चेक पढ़ने जा रहे हैं HTTP के बारे में। जो HTTP है हमारे पास वेब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इसमें क्या होता है, क्लाइंट होता है और सर्वर होता है। और हमेशा क्या होता है, जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिस्पॉन्स करता है। ये हमारे पास HTTP के अंदर होता है। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं HTTP के बारे में। क्या कर हम इसके अंदर TCP यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो ये बात हमने ही की वो ही है कि क्लाइंट इनिशिएट TCP रिक्वेस्ट टू सर्वर पोर्ट 8080। जो HTTP है ये वेब बेस्ड प्रोटोकॉल है और हमें पता है कि वेब जो है वो पोर्ट 80 को यूज़ करता है। सबसे पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की और उसने पोर्ट सर्वर की पोर्ट 80 को यूज़ किया। इसका मतलब है वो सर्वर पे वेब सर्वर को कॉल कर रहा है। सबसे पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट इनिशिएट की, फिर आगे सर्वर ने उसका रिस्पॉन्स भेजा। ठीक है, फिर उनके दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होगी उसके होने के बाद कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाएगा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं HTTP कनेक्शंस के बारे में। हमारे पास इसमें दो तरह के कनेक्शन है, एक है नॉन परसिस्टेंट HTTP, एक है परसिस्टेंट HTTP। दोनों में डिफरेंस क्या है इसको देखते हैं। लेट्स सपोज इसके अंदर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने डाउनलोड करना है। लेट्स सपोज 5 ऑब्जेक्ट हमने डाउनलोड करने हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले कनेक्शन बनेगा और उसके बाद डाउनलोडिंग होगी। तो अभी हमने देखा सबसे पहले रिक्वेस्ट थी, उसके बाद रिस्पॉन्स आया। ठीक है, उसके बाद हमने जो भी क्वेरी थी वो की और उसके बाद कनेक्शन क्लोज हो गया। पर ये एक ऑब्जेक्ट के लिए होगा। तो अगर हमने 5 ऑब्जेक्ट करने हैं तो ये प्रोसेस 5 बार रिपीट होगा। इसमें जो ये वाली है पहली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये रिक्वेस्ट है और ये जो रिस्पॉन्स है ये हमारे पास हर टाइम होगा 5 के लिए। और जब एक ऑब्जेक्ट डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। फर्स्ट केस मिस होगा, फिर जब दूसरा ऑब्जेक्ट हम डाउनलोड करेंगे फिर रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स जाएगा और फिर उसके बाद जो भी डाउनलोड करना है वो रेफरेंस बताएगा, उसके बाद कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। इसी तरह ये प्रोसेस 5 बार होगा। और जो परसिस्टेंट होता है उसमें ये होता है कि लेट्स सपोज अगर हमने 5 ऑब्जेक्ट डाउनलोड करने हैं तो पहले कनेक्शन बना रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का। फिर उसके बाद क्या होगा, जब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कनेक्शन बना तो वो 5 ऑब्जेक्ट्स को डाउनलोड करेगा बारी बारी। जब 5 को डाउनलोड कर लेगा उसके बाद कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। और नॉन परसिस्टेंट में क्या हो रहा था कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कनेक्शन बन रहा था और क्लोज हो रहा था। यहाँ पर देखें कि लेट्स सपोज हमने ये URL यूज़ किया। इसके अंदर 10 रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले कनेक्शन बना, कनेक्शन की रिक्वेस्ट गई, उसने कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया। जब कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया तो उसने अपना मैसेज बताया कि उसको ये चीज़ चाहिए। तो जब उसने वो चीज़ उसको साथ डिलीवर की, साथ उसने बता दिया कनेक्शन क्लोज, कि भाई कनेक्शन क्लोज हो गया है। तो इसी तरह अगर जो बाकी इमेजेस रह गई हैं, रेफरेंस ऑब्जेक्ट हैं, उनके लिए हमें ये जो प्रोसेस
प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि लेट्स सपोज आपको अपने दोस्त से 5,000 रुपया चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इन केस ऑफ अगर आपने परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट यूज़ किया है तो उस केस में क्या होगा? आप सबसे पहले जाएंगे, आप अपने दोस्त से सलाम लेंगे, वो आपके सलाम का जवाब देगा, फिर आप बोलेंगे मुझे 1,000 रुपया चाहिए 1K, वो आपको 1K देगा और बोलेगा भाई चले जाओ। फिर अगर आपको अगला 1,000 चाहिए तो आप उसके लिए यही काम दोबारा रिपीट करोगे, पहले सलाम लोगे, वो आपके सलाम का जवाब देगा, फिर आप उसको बोलोगे मुझे 1,000 रुपया चाहिए, जब वो आपको 1,000 रुपया दे देगा वो बोलेगा जाओ चले जाओ। फिर आप यही काम 3 बार रिपीट करोगे। बट इन केस ऑफ परसिस्टेंट के केस में क्या होगा? आप आओगे, उसको बोलोगे ही, आगे वो आपके सलाम का जवाब देगा, उसके बाद वो आप उसे 1,000 मांगोगे, फिर 1,000 मांगोगे, फिर 1,000 मांगोगे 5 बार, और फिर उसके बाद जब आपके पास आपका काम पूरा हो जाएगा, फिर आप जो कनेक्शन है उसको कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अभी हम इसको कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारी रिक्वेस्ट थी, इनिशियल रिक्वेस्ट, कनेक्शन की रिक्वेस्ट, कि आप कि ये पूछ रहा है कंप्यूटर सर्वर से कि आप फ़ोन हो अवेलेबल हो कि नहीं हो, ही, आगे उसने रिप्लाई किया ही। तो जो ये वाला टाइम है इसको हम बोलते हैं 1 RTT बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइम को, कि जब इसने ये रिक्वेस्ट भेजी तो इसके रिस्पॉन्स में जो टाइम था हम उसको बोलते हैं RTT। इसी तरह जब ये क्यूरी करेगा, लेट्स उसको चाहिए कोई फाइल 1 चाहिए, जब फाइल 1 रिस्पॉन्स में भेजेगा उसके दौरान भी कुछ टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास जो नॉन परसिस्टेंट है उसके अंदर हमारे पास 2 RTT यूज़ होती हैं, और प्लस ये जो उसने फाइल भेजी है इसका इसके साथ जो भी ट्रांसमिशन टाइम होगा वो ऐड अप हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं B/R, एंड B स्टैंड फॉर पैकेट साइज एंड R स्टैंड फॉर बैंडविड्थ ऑफ द केबल, कि वो कितनी देर में डाउनलोड हो रही है। उसके बाद अभी हम देखते हैं परसिस्टेंट को डिटेल में। अभी हम ये एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें परसिस्टेंट की समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज हमें 5 ऑब्जेक्ट्स चाहिए सर्वर से, ठीक है, उसका साइज़ है B, एंड क्लाइंट इज परसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है? परसिस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि कनेक्शन जब बनेगा तो जब वो 5 ऑब्जेक्ट डाउनलोड कर लेगा उसके बाद ही क्लोज होगा। अभी यहाँ पे ये बोला गया है कि क्लाइंट है, यहाँ पे सर्वर है, इसको 5 ऑब्जेक्ट्स चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा? एक RTT यूज़ होगी कनेक्शन में, ये RTT कनेक्शन में यूज़ हो गई। उसके बाद इसने बोला कि मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, इसने रिक्वेस्ट की, उस पर रिस्पॉन्स आया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले क्लाइंट ने हमारे पास कनेक्शन की रिक्वेस्ट की थी, सर्वर ने एक्सेप्ट कर ली, तो अभी हमने 5 ऑब्जेक्ट करने थे डाउनलोड। तो एक RTT लगी हमारे पास कनेक्शन में, कनेक्शन की 1 RTT। उसके बाद हमने 5 ऑब्जेक्ट डाउनलोड करने हैं, तो ये पहला ऑब्जेक्ट की रिक्वेस्ट करेगा, इसको पहला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, फिर ये सेकंड ऑब्जेक्ट की रिक्वेस्ट करेगा, इसको सेकंड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इसी तरह जब ये थर्ड ऑब्जेक्ट की रिक्वेस्ट करेगा, थर्ड इसको मिल गया। इसी तरह फिर ये फोर्थ की रिक्वेस्ट करेगा, फोर्थ इसको मिल गया, फिर फिफ्थ की करेगा और इसको फिर फिफ्थ मिल जाएगा। अभी देखें, यहाँ पर एक RTT यूज़ होगी, ये हिस्सा क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक RTT यूज़ होगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक RTT ये वाली, एक ये, 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास 6 RTTs यूज़ होंगी। और इसके साथ हमारे पास जो एक और हमारे पास जो डिले आएगा वो होगा B/R, जो है हमारे पास डाउनलोडिंग का। तो यहाँ पे B/R यूज़ होगा, यहाँ पे भी B/R, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी,
कितनी फाइल्स है 5, सो 5 b/r, एक बी बाय, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और एंड पे कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास परसिस्टेंट का टाइम आ गया। सो इसका जो जेनेरिक फार्मूला है परसिस्टेंट का, वो है हमारे पास RTT प्लस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंटू RTT प्लस b/r। ये हमारे पास परसिस्टेंट का फॉर्मूला है। और अगर हम बात करें नॉन परसिस्टेंट की, तो उसमें हमारे पास एक था, अगर हम उस इस एग्जांपल को उस केस में, अगर हमने 5 ऑब्जेक्ट डाउनलोड करने हैं नॉन परसिस्टेंट से, उस केस में क्या होगा, सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, फिर उसके बाद एक फ़ाइल डाउनलोड होगी, उसके बाद कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। इसी तरह ये प्रोसेस 5 बार होगा, 1 2 2 2 5 ये जाएगा। तो बेसिकली इसमें कितना टाइम लगा हमारे पास, 2RTT प्लस b/r। सो इन शॉर्ट जो इसका फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा हमारे पास n इंटू 2RTT प्लस b/r। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नॉन परसिस्टेंट यूज़ करेंगे तब हमारे पास टाइम आएगा 10RTT प्लस 5 b/r। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 6RTT 5 b/r आंसर आया था। तो ये हमें थोड़ा ज़्यादा डिले दे रहा है, इसीलिए परसिस्टेंट इससे ज़्यादा बेहतर है। और अभी हमने जो परसिस्टेंट पढ़ा था, ये था हमारे पास सीरियल के अंदर। परसिस्टेंट सीरियल की एग्जांपल थी ये वाली सीरियल। अभी हम देखते हैं पाइपलाइनिंग में, परसिस्टेंट में पाइपलाइनिंग, वो इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट है। अभी हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, परसिस्टेंट में सीरियल और पाइपलाइनिंग। सीरियल में अभी हमने देखा कि अगर 2 ऑब्जेक्ट डाउनलोड करने हैं, सबसे पहले कनेक्शन बनेगा, उसके लिए एक RTT यूज़ होगी, फिर उसके बाद पहला ऑब्जेक्ट और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट। सो इस केस में हमारे पास 3RTT यूज़ हुई थी प्लस 2 b/r। अभी हम पाइपलाइनिंग की बात करें तो अगर हमने इसमें 2 ऑब्जेक्ट डाउनलोड करने हैं, उसमें क्या होगा कि सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, इसमें लगी एक RTT। अभी मुझे 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर यूज़ होगा, ये डिफरेंट प्रोसेसेस बनाएगा। उसमें क्या होगा कि ये प्रोसेस एक साथ रन करेंगे और सेम टाइम पे ये ऑब्जेक्ट 1 डाउनलोड करेगा और साथ में ऑब्जेक्ट 2 भी डाउनलोड कर लेगा। तो यहाँ पे ये सेम RTT यूज़ होगी, इनकी कॉमन RTT होगी। तो इस केस में टाइम क्या होगा, 2RTT प्लस b/r। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 b/r था। सो ये जो पाइपलाइनिंग वाला है, इससे ज़्यादा अच्छा है। अगर हम इनके जनरल फार्मूले की बात करें, तो इन केस ऑफ सीरियल हमारे पास क्या होगा, RTT प्लस n RTT प्लस b/r। और सीरियल केस में क्या होगा, 2RTT प्लस b/r। सिंपल। अभी इन केस ऑफ पाइपलाइनिंग, अगर यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट होते तो तब भी हमारा आंसर यही रहता, क्योंकि वो जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, उसके बाद जो 5 ऑब्जेक्ट हैं वो एक साथ एक टाइम पे डाउनलोड हो जाएंगे। ये हमारे पास था पाइपलाइनिंग। अभी हम देखते हैं HTTP में रिक्वेस्ट मैसेज किस फॉर्मेट में होता है। अभी हमारे पास 2 टाइप के HTTP रिक्वेस्ट होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है रिस्पॉन्स। अभी हम इस केस में क्लाइंट साइड को देख रहे हैं, जिसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। अभी यहाँ पे होता है मेथड गेट या पोस्ट का, यहाँ पे कोई कमांड होती है। अब इस केस में हमारे पास गेट है।
अब यहाँ क्या कह रहा है कि इंडेक्स फाइल पे जाओ और जो HTTP का वर्जन है 1.1 है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट लाइन आ रही है। और अगर ये डबल ये r/r/n है तो इसका मतलब ये एंड हो गया है। सबसे पहले इस रिक्वेस्ट में का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले गेट आता है कि उसके इंडेक्स फाइल पे जाओ, ये उसका क्या है पाथ, ये है होस्ट मतलब कौन सी वेबसाइट है, लेट्स सपोज www.sumschool.com। उसके बाद यहाँ पे हमने बताया यूज़र एजेंट कि जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्या यूज़ कर रहा है, वो फायरफॉक्स यूज़ कर रहा है और साथ बताएगा कौन सी लैंग्वेज है, US वाली या कौन सी। उसके बाद ये कुछ इसका हेडर है। सबसे पहले मेथड आएगा, फिर स्पेस, फिर URL, फिर स्पेस, फिर वर्जन HTTP का, फिर उसके बाद CR, फिर उसके बाद ये जो हमने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ का फॉर्मेट बता रहा है, हेडर फील्ड नेम मतलब होस्ट नेम, उसके बाद वैल्यू वगैरह वगैरह। उसके बाद ये हमारे पास इसका जो है जनरल फॉर्मेट है। अभी हम देखते हैं हमारे पास क्लाइंट कौन कौन सी रिक्वेस्ट कर सकता है। इसमें है गेट जो कि है फॉर रिट्रीवल ऑफ फाइल, ठीक है। पोस्ट है सबमिट अ फॉर्म टू सर्वर, और डिलीट है रिमूव नेम्ड सोर्स। और पुट की जो कमांड है अपलोड फाइल करती है नेटिव बॉडी के अंदर पाथ स्पेसिफाई करके। और अगर हमने उसके हेडर में हेड लिखा है तो उस फाइल का मेटाडाटा हमें निकाल के दे सकता है कि कब बनी थी या इसके अंदर क्या ऑपरेशन लास्ट टाइम परफॉर्म हुआ वगैरह वगैरह, या इसमें रीड राइट क्या कर सकते हैं। अभी इसकी एग्जांपल है कि आपने HTML के कोड के अंदर ये गेट की रिक्वेस्ट की और आपने गेट की रिक्वेस्ट के अंदर ये लिख दिया, तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपका OS कॉल कर रहा है इसको कि भाई जो www.sumschool.edu है उसकी इंडेक्स फाइल को रिट्रीव करके क्लाइंट को दे दो। ये क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से कि मुझे ये वाली फ़ाइल दे दें। ये हमारे पास थी रिक्वेस्ट मैसेज। अभी हम देखते हैं रिस्पॉन्स में। अभी जब हमने रिक्वेस्ट की उसके अगेंस्ट उसने रिस्पॉन्स भेजा कि भाई HTTP का वर्जन बताया, 20 का मतलब है ओके, ठीक है कि सब ठीक है। फिर उसने डेट बताई, ये इसका जो सर्वर है उसका रिस्पॉन्स का फॉर्मेट है, ये हमेशा इस फॉर्मेट में आता है। फिर वो डेट बताएगा, सर्वर बताएगा कि मॉडिफिकेशन बताएगा उसकी लेंथ कितनी है, और उसके बाद उसने बताया कि कनेक्शन क्लोज हो गया है क्योंकि उसने फाइल उसको दे दी है, उसके बाद कोई काम नहीं है तो सर्वर ने कनेक्शन रिलीज़ कर दिया ताकि वो दूसरे क्लाइंट्स को लिसन कर सके। उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट स्टेटस कोड है उनके मीनिंग लिखे हुए हैं। अगर 200 है तो उसका मतलब है ओके। अगर यहाँ पे इस रिक्वेस्ट में जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर 301 लिखा है तो इसका मतलब है कि सर्वर की लोकेशन चेंज हो गई है, तो वो बाद में वो स्पेसिफाई करेंगे। और अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट की है जो सर्वर को समझ नहीं आएगी तो वो इस रिस्पॉन्स में 400 लिख के भेज देगा। और अगर 404 यहाँ पे इस फील्ड में आएगा तो इसका मतलब है कि जो आपने रिक्वेस्ट की है वो उसको नहीं मिली। और अगर 505 रिक्वेस्ट है तो उसका मतलब है कि HTTP वर्जन नॉट सपोर्टेड। अभी हम देखते हैं यूज़र सर्वर स्टेटस कुकीज़ है क्या और उनका फ़ायदा क्या है और हम ये क्यों बनाते हैं। जो हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट साइट्स हैं वो कुकीज़ को यूज़ करती हैं। कुकीज़ में होता क्या है, लेट्स सपोज हम यहाँ मैं नीचे आता हूँ इस डायग्राम में कि यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये क्लाइंट है। जब ये जाता है अमेज़न के सर्वर को लेट्स एक्सेस करता है, तो जब ये पहले रिक्वेस्ट भेजेगा तो सर्वर इसके लिए एक आईडी बनाएगा कि ये मेरा यूज़र नंबर है। अभी इससे क्या होगा, अभी लेट्स सपोज वो इसकी कुकी की फ़ाइल में इसकी आईडी सेट कर देता है, तो अभी लेट्स सपोज यूज़र इस फाइल को अपने कोड को यहाँ पे रख लेगा। तो जब भी ये रिक्वेस्ट करेगा वो देखेगा कि ये अपना यूज़र है,
ठीक है। तो इसको कनेक्शन थोड़ा फास्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा। एक तो फ़ायदा ये होगा। तो जब ये अगेन यूज़र इस कुकी के थ्रू, अब ये कुकी की फाइल इसके अंदर सेव हो गई है, जब भी ये रिक्वेस्ट करेगा साथ इसका कुकी नंबर जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि सर्वर को पता चल जाएगा कि इसका ये इसका यूज़र है, और थोड़ा जो कनेक्शन है अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो पाएगा। और उस कुकी का ये फ़ायदा होगा कि उसको जो लेट्स सपोज आपने दराज पे कुछ सर्च किया, आप पहले गए दराज पे दराज ने आपको एक नंबर असाइन कर दिया और आपने कोई क्यूरी की थी, दराज ने उसका आंसर भी साथ कर दिया। लेट्स सपोज आप थे इंटरेस्टेड शू के अंदर। तो जब भी आप उसको लॉगिन करेंगे, तो जब कनेक्शन की रिक्वेस्ट जाएगी तो साथ जब उसका डेटाबेस रीड करेगा कि लास्ट टाइम आपने शूज़ सर्च किए थे, तो तो फिर उसका एल्गोरिथम रीड करके आपको जो डिस्प्ले करेगा वो जो आपके इंटरेस्ट की बेस पे चीज़ें हैं वो आपको शो करेगा। तो कुकी किस चीज़ में हेल्प करता है? फास्ट साइनअप में, और रिमेंबर और याद रख सके कि आप कौन हैं और आपका इंटरेस्ट क्या है, और उसी बेस पे वो आपको रिकमेंडेशन भी देगा। अभी ये जो 4 कंपोनेंट्स की बात की है, ये हमने डायग्राम में डिस्कस किए हैं। कुकी हेडलाइन ऑफ HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। अभी देखें कि सबसे पहले रिस्पॉन्स में ये मैसेज आया हमारे पास, ये सर्वर ने सेंड किया था क्लाइंट को। फिर उसके बाद क्या है, जब दोबारा क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो उसके अंदर एक कुकी हेडर फाइल होगी। यहाँ देखें जब उसने दोबारा रिक्वेस्ट की क्लाइंट ने, तो उसके साथ ये इसका नंबर है। उसके बाद और ये जो हमारे पास, इस चीज़ को याद रखें, ये जो कुकीज़ की फ़ाइल होती है ये हमारे जो क्लाइंट है उसके ब्राउज़र के अंदर होती है, और वही उसको मैनेज कर रहा होता है। और साथ ही जो रिकॉर्ड है वो इनके सर्वर पर भी अवेलेबल होता है। तो ये थे 4 कंपोनेंट कुकी के। उसके बाद हम जैसे कि हमने पढ़ा कि रिकमेंडेशन के लिए उसको कुकीज़ हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं शॉपिंग कार्ट्स के लिए। उसके बाद ऑथराइजेशन में ये हमने बातें डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अभी मैं इसको थोड़ा समराइज़ करता हूँ इस सेक्शन को। लेट्स सपोज आप जाते हैं दराज पर, ठीक है। अगर आपने कुकी फाइल आपके पास नहीं है तो आपको हर टाइम उसको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको वो एक जर्नलाइज चीज़ देगा, मतलब मे बी आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं हो। तो अगर आपके अंदर आपके ब्राउज़र के अंदर कुकी फाइल होगी तो तब क्या होगा, जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ऑथराइजेशन फास्ट होगी, और जो भी आपकी हिस्ट्री है या जो आपका इंटरेस्ट बेस है, चीज़ें थी जो आप लास्ट टाइम लेट्स सपोज आपने शू सर्च किए थे, तो जो आपकी फीड होगी वो शू के रिलेटेड ही आएगी। तो क्योंकि क्या इस चीज़ में हेल्प करती हैं स्टेट को मेंटेन रखने में। तो इसी तरह जब आप मल्टीपल टाइम दराज पे लॉगिन करेंगे और आपकी के ब्राउज़र के अंदर कुकी फाइल होगी, तो वो आपको सेम फीड शो करेगा या आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड चीज़ें आपको को बताएगा। तो कुकीज़ एक हेल्प करती हैं ब्राउज़र को कि वो आपके बारे में जान सकें कि आप कौन हैं, क्या आपका रिकॉर्ड हमारे पास है, क्या आप लेजिटिमेट यूज़र हैं कि नहीं हैं, और आपके बारे में वो लर्न कर सकें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और उसी बेस पर आपको रिकमेंड भी चीज़ें करते हैं। अभी हम देखते हैं वेब कैशे।